नमस्कार दोस्तों, आपकी ईशा दोबारा से आपके लिए लेकर आई है बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी का नाम है सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। आज आयुष जैसे ही घर लौटा तो अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी पत्नी सोनिया उसी समय किटी पार्टी से घर लौटी थी। उसने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मेरे माँ बापू जी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घर तुमसे पहले मेरे माँ बाप का है। तुम इसे कोई दहेज में लेकर नहीं आई थी। आयुष ने सोनिया पर चिल्लाते हुए कहा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कुछ दिनों में मेरे माँ बाबा जी के साथ एडजस्ट कर लोगी और उन्हें अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन तुमने तो मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबू जी की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। तुमने उनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती करी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम, वो अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। अब जल्दी से अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से। आयुष ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा और अपने माँ बाबूजी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। दरअसल शांति जी और राजेश जी पहले अपने गांव में रहा करते थे। एक दिन शांति जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। अस्पताल में इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी, परंतु राजेश जी के पास इतने पैसे नहीं थे वे अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। इसलिए इन्होंने अपने बेटे आयुष को फोन किया और बोले, बेटा आयुष, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं, उसे हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आयुष चुप हो गया और भावुक होकर बोला, ये सब कैसे हुआ पिताजी, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, आज सुबह ही तुम्हारी माँ को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अस्पताल जाकर चेकअप करवाया तो पता चला हार्ट अटैक आया है। पूरे 3 लाख का खर्चा बताया है डॉक्टर ने। तुम आने की तकलीफ मत करना, बस हो सके तो कुछ पैसे भेज दो। कहते कहते राजेश जी का गला रुध गया। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस समय वहाँ पर अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं पिताजी, डॉक्टर से कहिए कि वो इलाज शुरू करे। मैं जल्द से जल्द पैसे वहाँ पहुँचा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसी समय आयुष अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी सोनिया से बोला, हमें अभी अपने माँ बापू के पास पहुंचना होगा। तभी सोनिया बोली, अरे अरे, हुआ क्या है? आयुष ने कहा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, तुम जल्दी से चलने की तैयारी करो। लेकिन आयुष, आज तो मेरी सहेली की एंगेजमेंट है, हम लोगों ने वहां जाना है और तुम्हारे माँ बाबूजी कहाँ दौड़े जा रहे हैं, उनके पास कल चले जाएंगे। आज हमारा एंगेजमेंट पार्टी पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और माँ की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां अक्सर लगी रहती हैं। सोनिया ने आयुष के हाथों में हाथ डालते हुए कहा। तभी आयुष ने गुस्से से अपना हाथ झटका और बोला, सोनिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी जान पर बनी आई है और तुम्हें पार्टी की सूझ रही है? तुम्हें नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन मैं इस हालत में अपने माँ बाबू को अकेला नहीं छोड़ सकता। आयुष ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और अस्पताल पहुंच गया। राजेश जी अपनी पत्नी की चिंता में घुले जा रहे थे। अपने बेटे को देखकर कुछ हौसला हुआ और तुरंत उन्हें गले से लगाकर रोते हुए बोले, बेटा देखो ना, तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज बेसुध हालत में पड़ी है। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आयुष ने राजेश जी के आंसू पोंछे और उन्हें पास रखी कुर्सी पर बिठाया। अपने पिता के हाथ को हाथ में लेते हुए बोला, आप बस यहीं बैठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसके बाद आयुष डॉक्टर से जाकर मिला तो उनसे बोला, डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने आयुष को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन के बाद शांति जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर शांति जी के ऑपरेशन में जुट गए और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से ठीक हो गई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान आयुष ने वहीं रहकर अपनी माँ की खूब सेवा करी, परंतु काम के कारण उनके पास लगातार फोन आ रहे थे। तो राजेश जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम अपने काम पर लौट आओ। लेकिन पिताजी, कल माँ के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, मैं आप लोगों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बेटा, अब क्या करें, बुढ़ापा है, ये सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन तुम अपने काम पर लौट जाओ। राजेश जी ने बोले तो आयुष ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन अगले दिन वो सुबह अपने माँ बाबूजी के कपड़े निकालकर बैग में पैक करने लगा। ये देखकर शांति जी बोली, अरे बेटा, हमारे कपड़े ये बैग में क्यों डाल रहे हो बेटा? क्योंकि माँ, आप लोग अब मेरे साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं बेटा नहीं, पर ये सब सही नहीं, बस तुम हमसे मिलने आते रहना,
तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा, यही बहुत है हमारे लिए। तुम तो जानते हो कि बहू को हमारी उपस्थिति कुछ खास पसंद नहीं। कहते कहते शांति जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। अरे माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन इस हालत में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, आप मेरे साथ चलें। बस बेटी की जिद करने पर शांति जी और राजेश जी दोनों उसके साथ घर आ गए। लेकिन शांति के पैर उसकी चौखट पर पड़ते ही कांपने लगे, क्योंकि वो अपनी बहू का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। शांति जी को इस तरह झिझकते हुए देखकर आयुष मुस्कुराकर बोला, अरे माँ, ये घर पहले आपका है, पूरा अधिकार है आपका, आप अंदर आइए। कहते हुए आयुष अपने माँ पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले आया। उस कमरे को देखकर वो दोनों भावुक हो गए। जानते हैं, जब मैंने ये घर खरीदा था तब इस कमरे की सेटिंग बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से करवा ली थी। ये सुनकर शांति जी और राजेश जी ने अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। बस अब आप दोनों यहाँ पर आराम कीजिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। वहीं अपने सास ससुर को अपने घर पर देखकर कमरे के बाहर खड़ी सोनिया का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। जैसे ही आयुष अपने माता पिता को उनके कमरे में बिठाकर बाहर निकला, सोनिया उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? यहाँ यहाँ क्यों ले आए? मैंने यहाँ कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोल रखा। किसने कहा तुम्हें यहाँ बूढ़े बुढ़िया को लेकर आने के लिए? सोनिया, जबान संभाल कर बात करो, वो मेरे माँ बाबूजी हैं। अगर तुमने उनके बारे में कुछ गलत बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने माँ बाबूजी को मैं ले आया हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से अगर मेरे माँ बाबूजी को तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर आयुष रसोई घर में चला गया। अगले दिन उसने अपने माँ बाबूजी की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। आयुष के माँ बाबूजी आयुष के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अपनी बहू का अपने प्रति व्यवहार देखकर उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठा रहता। एक दिन आयुष को अपने काम के सिलसिले में शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो उसने मेरी को सब कुछ समझा दिया कि मेरी उपस्थिति में मेरे माँ बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं पास में खड़ी सोनिया ये बातें सब सुन रही थी। ये सब बातें सुनकर मनी मन को सोच रही थी, परंतु आयुष के डर से उस समय वो कुछ नहीं बोली। अपने बेटे के दिल में अपने प्रति इतनी चिंता देखकर शांति जी उससे बोली, अरे बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ अपने काम पर। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन आयुष चला गया और उसके जाते ही उनकी बहू सोनिया को जैसे तैसे मौका मिल गया अपने सास ससुर की नाक में दम करने का। अपनी सास को सुनाते हुए एक दिन फोन पर जोर जोर से बातें करने लगी। तुम्हें क्या बताऊं, ये तो यहाँ आकर पड़ गए हैं, ये नहीं जानते कि शहर में कितनी महंगाई है। उनके आते ही घर का खर्चा इतना बढ़ चुका है कि क्या ही बताऊं, और पूरे घर को दवा खाना बनाकर रख दिया है। ऐसे गवार हैं, ना तो खाने पीने की तमीज है, ना ही कपड़े पहनने की। अरे मेरे मायके में तो ऐसे लोगों को कोई नौकर भी ना रखे। शांति जी और राजेश ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर से बहुत दुखी हो रहे थे और गुस्सा भी उनका बढ़ रहा था, परंतु वे दोनों अपने बेटे की गृहस्थी खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी बहू की अपमानजनक बातों को कड़वा घूंट समझकर पी जाते। इन सब बातों से जब सोनिया का जी नहीं भरा तो उसने घर की मेड की भी छुट्टी कर दी। आज राजेश जी को चाय पीने की तलब हुई तो अपनी बहू को आवाज देते हुए बोले, बहू, आज बाई नहीं आई क्या? तो सोनिया बोली, बाबूजी, बाई को मैंने हटा दिया है, बहुत खर्चा हो रहा था। तभी राजेश जी ने कहा, तो बहू तुम ही एक कप चाय बना दो, सर भारी हो रहा है। तभी सोनिया तमक कर बोली, बाबूजी, मेरे पास अभी समय नहीं है और इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो पड़े पड़े हाथ पैर जाम हो जाएंगे और आपको ही तकलीफ होगी। और माँ जी, आपको भी आराम करते हुए पूरा महीना बीतने आया है, अब मेरे साथ रसोई घर में आ जाइए और कुछ काम करवा लीजिए। तभी राजेश जी ने कहा कि बेटा, जो भी काम है तुम मुझे बता दो, तुम्हारी माँ की तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं, वो भी ज्यादा चल फिर नहीं सकती। हाँ, तो आप दोनों ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आए हो क्या? कोई काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कोई काम बोलो तो बहाने बनाने लग जाते हैं। ये लीजिए थैला और बाजार जाकर सब्जियां ले आइए, और हाँ, हरी हरी सब्जियां लेकर आइएगा, अच्छे से धोकर फ्रिज में रख देना। राजेश जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लेने चले गए। जब सब्जी लेकर वापस लौट रहे थे तो लगातार इतनी देर पैदल चलने के कारण उनकी सांस फूलने लगी। वो हाफते हुए पहुंचे और बोले, बहू, एक गिलास पानी देना। बाबूजी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे आप ऑर्डर कर रहे हैं। सब्जी लाकर कोई एहसान नहीं किया आपने, यहाँ रखा हुआ है पानी, अपने आप पी लीजिए। कहते हुए सोनिया अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। राजेश जी उसकी सब बातें सुनकर वहां पर खड़े से रह गए। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके इस घर में कोई जगह नहीं।
लड़खड़ाते कदमों से खुद ही किचन में गए, एक गिलास पानी पीकर कमरे में लेट गए। बहू की ये सारी बातें शांति जी अपने कमरे में लेटी हुई सुन रही थी। जैसे ही कमरे में पहुंचे तो देखा शांति जी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा आ जाएगा, वो सब ठीक कर देगा। उसके रहते हुए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। शांति जी से अब काम नहीं किया जाता था। उनके हाथ पैर और जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। दोपहर होने को आई थी, लेकिन राजेश जी और शांति जी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। रसोई में जाकर देखा तो बहू ने कोई नाश्ता ही नहीं बनाया। ये देखकर राजेश जी ने खुद ही अपना और अपनी पत्नी का खाना बनाया और उन्हें जाकर खिलाया। ये देखकर बहू कमरे से बाहर आई और चिल्लाने लगी, ये क्या, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं, पूरी रसोई फैलाकर रखती है, मुझे मेरी रसोई साफ चाहिए। तभी राजेश जी बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं सारी रसोई खुद ही साफ कर दूंगा। इतना कहकर राजेश जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ कर दिए। दोपहर का कुछ बचा कचा शाम को भी उन दोनों ने ही वही खा लिया। आयुष अपने माँ पिताजी का हाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन किया करता, लेकिन वो दोनों अपने बेटे से बहू की कोई भी शिकायत नहीं करते। हमेशा यही कहते, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। अगले दिन बहू ने 200 रुपए अपने बाबूजी के हाथ में थमाए और सब्जी का थैला देते हुए कहा कि ये लो पर्ची और सारा सब्जी का हिसाब लिखवा कर लेकर आना। राजेश जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने राजेश जी को सब्जी का थैला पकड़ाया तो राजेश जी बोले, अच्छा भाई एक काम कर दो, एक कागज पर सारी सब्जी का हिसाब लिख देना। ठीक है बाबूजी। ऐसा कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर राजेश जी को पकड़ा दिए। राजेश जी ने सोचा कि चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक नहीं होगा। इतनी कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह सब्जी लेकर आते हुए राजेश जी की हालत खराब हो गई और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी। वहां रुककर उन्होंने एक कप चाय पी ली। वहां देखा तो पास में ही आग जल रही थी। थोड़ी देर उन्होंने वहीं बैठकर आग पर हाथ पांव सेकने की कोशिश करी। उन्हें सर्दी से कुछ राहत मिली। सब्जी लेकर जब घर पहुंचे तो सारी सब्जियां धोकर उन्होंने फ्रिज में लगा दी और बोले, बहू सब्जी आ गई है, मैंने धोकर फ्रिज में रख दी है। लेकिन बहू की कोई आवाज नहीं आई, शायद वो सो गई थी। घर पहुंचकर राजेश जी का दोबारा चाय पीने का मन किया तो उन्होंने अपनी और अपने पत्नी के लिए चाय बनाई और कमरे में चले गए। लेकिन अभी उन्होंने चाय की पहली चुस्की ही ली थी कि उनकी बहू सोनिया ने पूरा सर घर पर उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? सब्जी में जो 10 रुपए बचे थे वो कहाँ चले गए? तभी राजेश जी ने बोला, नहीं बहू, सुबह सुबह सब्जी लेने गया था, काफी ठंड थी, मेरे हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न हो गए थे तो मैंने रुककर 10 रुपए की चाय पी ली बेटा। अरे चाय पी ली? चाय अब घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो इनके बेटे ने इन दोनों को मेरे सिर पर लाकर बैठा दिया और खुद गायब हो गया और ये लोग मेरी नाक में दम कर रखा है। बहू की मिर्ची से भी ज्यादा तीखी बातें सुनकर राजेश जी हैरान रह गए। उनके मन में आया कि वो बहू को बोले, बहू मैंने केवल 10 रुपए की चाय पी है, इतने में इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? लेकिन फिर बेटे के खातिर वो सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। अब तो राजेश जी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद ही बनाने लगे और रसोई के बर्तन भी खुद ही साफ करते। एक दिन जब सोनिया की सहेली उनसे मिलने आई तो राजेश जी ने अपनी पत्नी शांति के लिए दलिया बना रखा था। तभी सोनिया हड़बड़ाते हुए बोली, अरे कविता, तू मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। क्या मैं तेरे घर पर नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तू मेरे कमरे में चल, वहां चलकर बात करते हैं। सोनिया अपनी सहेली का हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गए ताकि उसकी नजर बाबूजी पर ना पड़े। अभी दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि राजेश जी वहां पहुंच गए और बोले, बहू मुझे घी नहीं दिख रहा, कहाँ रखा है? इस बात पर सोनिया के चेहरे के भाव उठ गए और गुस्से में बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया कीजिए, मेरी अपनी भी प्राइवेट लाइफ है, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती? अब जाइए यहाँ से। तब सोनिया से उसकी सहेली कविता ने पूछा, कौन है ये बुजुर्ग? पहले तो तुम्हारे घर में कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नया नौकर है, अभी नए नए आए कुछ दिन ही हुए हैं, इसलिए पता नहीं कौन सा सामान कहाँ रखा है। तू उसे छोड़, तू अपनी सुना। जब राजेश ने बहू की बातें सुनी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी पीछे से सोनिया ने आवाज लगाई, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के 2 कप कॉफी बनाकर लेकर आओ। बहू की बात सुनकर उन्होंने चुपचाप कॉफी बना दी, बहू के कमरे में रखकर वहां से चले गए और शांति जी के लिए बिना घी के दलिया लिए अपने कमरे में आ गए। कमरे में शांति जी ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ, बहू क्यों चिल्ला रही थी? अरे शांति, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस अपना दलिया खाओ और आराम करो,
थोड़ी देर में बहू सोनिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर कॉफी बनानी नहीं आती तो बता सकते थे, हमारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? शांति जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा तो वो बोली, आप तो चुप ही रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, लौट कर आप लोगों को बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले ये पूरा घर मुझे साफ चाहिए। इतना कहकर सोनिया अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर शांति जी रोने लगी। तभी राजेश जी बोले, अरे शांति, तुम बात बात पर रोने लग जाती हो, अपनी तबीयत तो देखा करो। अगर मैं थोड़ा सा काम कर भी लेता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं। तुम ही तो कहती थी ना कि इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना शरीर जाम हो जाता है और बीमारियां लग जाती हैं, सो अलग। राजेश जी ने शांति जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए कहा और खुद रसोई में बर्तन साफ करने के लिए चले गए। ठंडे पानी से बर्तन साफ करते हुए उनके हाथ पैर कांप रहे थे। थोड़ी देर में आवाज आई, माँ, बाबूजी, कहाँ पर हैं आप? देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। थोड़ी देर में आयुष उनके कमरे में दौड़ता हुआ पहुंचा। अपनी माँ के पैर छूते हुए बोला, माँ, आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देखकर शांति जी की आंखें भर आई। तभी आयुष बोला, माँ, देखो, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए बहुत खूबसूरत शॉल लाया हूँ और बाबूजी के लिए बढ़िया स्लेटी कलर का स्वेटर लेकर आया हूँ। लेकिन बाबूजी कहाँ हैं? सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। बेटी की इस तरह से पूछने पर शांति जी खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर आयुष हक्का बक्का रह गया। उसने रोने का कारण पूछा तो शांति जी ने सारा हाल कह सुनाया। इतने में रसोई से बर्तनों की आवाज आई। आयुष दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा उनके पिताजी वहां बर्तन साफ कर रहे थे। ये दृश्य देखकर आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब राजेश जी ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ पोंछते हुए बोले, अरे बेटा, तुम कब आए? बस बाबूजी, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो चला आया। ऐसा कहते हुए उसने उनके पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उनके सर पर अपना हाथ रखा। उसने महसूस किया कि उनके पिताजी के हाथ ठंडे पानी के कारण बिल्कुल बर्फ से पड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। इतने में सोनिया भी वहां पहुंच गई और आयुष को देखकर उसके होश उड़ गए। फिर चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोली, आयुष, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें 15 दिन का समय और लगेगा। ऐसा कहते हुए सोनिया उनके पास आने लगी तो आयुष ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान बाबूजी के साथ ऐसा सलूक करने की? ये घर उनके बेटे का है, तुम दहेज में लेकर नहीं आई अपने बाप से। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने माँ बाबाजी की आंखों में आंसू नहीं। जलील औरत, मुझे तो लगा कि कुछ दिन बीत जाने पर तुम मेरे माँ बाबूजी को समझने लगोगी, उन्हें अपने माँ पिता की तरह सम्मान दोगी, प्यार दोगी। लेकिन मैं गलत था। मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबूजी के साथ तुमने नौकरों जैसा सलूक किया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बस बहुत हुआ, अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आयुष ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं और ना ही कोई जगह है। इतना सुनते ही सोनिया आयुष के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जन्म देने वाले माँ बाबूजी का अपमान सह लूंगा और तुम्हारे लिए उनको छोड़ दूंगा। मैंने तो सोचा था एक ना एक दिन तुम्हें मेरे माँ बाबूजी को समझोगी, लेकिन तुम जैसी औरत हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख देगी। अरे, मुझे तो शर्म आती है अपने आप को कि मैं अपने माँ बाबूजी को तुम जैसी जालिम औरत के हवाले छोड़कर चला गया। इतना कहते ही आयुष की आंखों में आंसू आ गए और अपने माँ बाबूजी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मेरे रहते हुए आज के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तभी सोनिया अपने सास ससुर के पैर पड़ते हुए बोली, माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर बैठी। तभी शांति जी बोली, बेटा माफ कर दो बहू को, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता। लेकिन आयुष ने उनकी एक बात नहीं सुनी और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। राजेश जी ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन आयुष बोला, नहीं पिताजी, अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज इसे माफ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं उन्हें कभी सबक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।